एलिस इन बॉर्डरलैंड का इंस्पिरेशन आखिर कहां से आया था और इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में अभी क्या क्या बाकी है। आरिसू और उसागी के कैरेक्टर को किस रियल लाइफ इंसान के पर्सनैलिटीज पर मॉडल किया गया था। सीरीज के अंदर दिखाए हुए जानवरों को दिखाने के लिए किस रियल लाइफ ऑस्कर विनर को हायर किया गया था और इन्हें बनाने के पीछे कौन कौन सी मेहनत लगी थी और कौन कौन सी मेहनत लगी थी बिहाइंड द सीन टोक्यो का सेट बनाने के लिए, और साथ ही साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 कब तक लॉन्च हो सकता है। ऐसे ही कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल लेकर आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट्स में एलिस इन बॉर्डरलैंड के फैक्ट्स को जानने के लिए रिक्वेस्ट किया था और आज की ये भारी भरकम स्पॉइलर से भरी हुई वीडियो उन्हीं के लिए है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिस इन बॉर्डरलैंड का खतरनाक कॉन्सेप्ट लाइव एक्शन में आने से पहले एक मांगा के रूप में रिलीज किया गया था, जिसे इमावा नो कुनी नो आरिसू के नाम से एक जापानीज सस्पेंस मांगा के रूप में जापानीज मांगा इलस्ट्रेटर हारो आसो ने लिखा था। जहां पर इस मांगा का रन जापान के अंदर नवंबर 25, 2010 से लेकर 2 मार्च 2016 तक चला था, जहां पर इसके 65 चैप्टर्स को 18 वॉल्यूम्स के अंदर बांटा गया था। एंड ऑफ कोर्स इसका खुद का एनिमे यानी ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन अक्टूबर 2014 से लेकर 2015 तक 3 एपिसोड के रूप में रिलीज हो चुका है। और अभी यही नहीं, और सुनिए, इसका एक स्पिन ऑफ भी है जिसका नाम है एलिस ऑन बॉर्डर रोड, जिसे 8 वॉल्यूम्स में 2015 से लेकर 2018 तक रिलीज किया गया था। वहीं पर इस मांगा का सीक्वल एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई 2020 से लेकर 2021 तक रिलीज किया गया था, जिसे 2 वॉल्यूम्स के अंदर बांटा गया है। अब जैसा कि हर एक आर्टिस्ट और क्रिएटर अपनी लाइफ के जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस को एज एन एसेंस बनाकर अपनी आर्ट या क्रिएशन में जरूर डालता है, ऐसा ही इस सीरीज के अंदर भी है। लेकिन उन्हें खोजने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हारो ओसो के हिसाब से उन्होंने रियुहेई आरिसू को 20-year-old अनडिसाइसिव कैरेक्टर की तरह दिखाया है, जो उनके हिसाब से उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी जब वो 20 साल के थे। और युजुहा उसागी के पर्सनालिटी का इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी लाइफ के उस मोमेंट पर मॉडल किया है जब वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो गए थे और उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को ही पहली बार देखा हो, ना पहले आपने इसकी मांगा पढ़ी हो, ना आपने इसका पहले एनिमे देखा हो। ऐसे में इन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आरिसू, छोटा और उसागी मांगा के अंदर काफी यंग दिखाए गए हैं, जहां पर उन्हें एक्चुअली हाई स्कूल के एज का दिखाया गया था, बट सीरीज के अंदर उन्हें 20+ दिखाया गया है। जहां पर मांगा के अंदर इनकी अपीयरेंसेस में भी काफी डिफरेंस है और मांगा का टोन बहुत बार काफी लाइट और फनी भी हो जाता है। वहीं पर सीरीज के अंदर प्लेयर्स का गेम के अंदर आना जितना ड्रामेटिक दिखाया गया है, मांगा के अंदर एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें आरिसू और छोटा एक्चुअली एक ड्रिंक लेने के बाद काफी डिजी फील करते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस शहर के अंदर पाते हैं। साथ ही साथ कई सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी मांगा के अंदर काफी डिटेल तरीके से दिखाई गई है, जिसे जल्दी नेटफ्लिक्स सीरीज के अंदर अडॉप्ट करने के चक्कर में उन्हें ठीक से डिटेल तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वहीं पर मांगा के अंदर इस कहानी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म किया गया है। वहीं पर आरिसू के एक बेटर लाइफ का भी हिंट इस मांगा के एंड में दिया गया था, बट वहीं पर नेटफ्लिक्स अडॉप्टेशन के अंदर मांगा की सारी मटेरियल को खत्म कर दिया गया है और अब उसे नई तरीके से लिखा जाएगा। प्लेयर्स के गेम में एंट्री के दौरान शिबुया स्टेशन वाले सीक्वेंस को एक्चुअली सीरीज के अंदर काफी इंटेंस तरीके से फिल्माया गया था, जहां पर शिबुया स्टेशन में कैरेक्टर्स के बाथरूम में छुपने वाले सीक्वेंस से लेकर बाहर आकर अबेंडन टोक्यो को एक्सपीरियंस करना, ये सब कुछ एक ही टेक के अंदर फिल्माया गया था, जो कि 4 मिनट लंबा था। जहां पर एक्चुअली बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली ही क्रिएट किया गया था, क्योंकि रियल लाइफ में शिबुया स्टेशन को खाली करा पाना लगभग ना के बराबर है। अनलाइक एनी अदर काइंड ऑफ टीवी शो, इस सीरीज को बेसिकली एक मूवी की तरह बनाया गया था, जहां पर अनलाइक फॉरेन टेलीविजन शोज, इस सीरीज के हर एपिसोड को डायरेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर को चुना गया था, जिनका नाम था शिनसुके सातो, जो अपने डायरेक्टोरियल स्टाइल, विजुअल टोन और सीरीज के थीम को अंत तक मेंटेन कर पाए। और बेसिकली आप सीजन 1 को इस सीरीज की पहली मूवी और सीजन 2 को इसकी दूसरी मूवी मान सकते हैं। इस सीरीज की पूरी फिल्मिंग को जापान के दोजनजाका, योकोहामा के फुकुतोमिचो और कोबे के कीतासुजुरंदाई स्टेशन और शिनतेशु अरिमा लाइन के अंदर शूट किया गया था, जहां पर हारो आसो को सीरीज की ऑथेंटिसिटी के लिए सेट पर विजिट करने के लिए बुलाया गया था।
बात अगर की जाए विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स और एनवायरनमेंट के लिए विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर जापानीज विजुअल इफेक्ट कंपनी डिजिटल फ्रंटियर को हायर किया गया था, जहाँ पर एक्चुअली इंडियन एनिमेशन और वीएफएक्स कंपनी एनी ब्रेन ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। इसके अलावा इस मूवी के वीएफएक्स को इंडिया के अलावा जापान, सिंगापुर और यूएस के लॉस एंजलिस के अलग अलग वीएफएक्स स्टूडियोज ने संभाला था। वहीं पर इस सीरीज के अंदर खाली विजुअल इफेक्ट्स का ही इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि कई सारे रियल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें ग्रीन स्क्रीन का कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज के अंदर जिस शिबुया क्रॉसिंग को आरिसु क्रॉस करता हुआ नजर आता है, उसमें कुछ पार्ट सीजीआई थे, लेकिन फ्लोर से जुड़ा हुआ सारा का सारा हिस्सा एक्चुअली पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसे एक्चुअली टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर बनाया गया था, जहां पर रोड के अलावा टिकट गेट और ईस्ट एंट्रेंस एक्चुअली पूरी तरह से सीजीआई बनाया गया था, जहां पर सीरीज में दिखे हुए फ्लडिंग और अलग अलग जानवरों को प्री विजुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएट किया गया था और बनाया गया था। साथ ही साथ इस सीरीज की शुरुआत आरिशु के स्टारबक्स में होने से होने वाली थी, बट स्टारबक्स की ग्लासी बिल्डिंग को एक्चुअली प्रैक्टिकली बना पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण पूरे के पूरे ओपनिंग को ही चेंज कर दिया गया। और जब बात जानवरों को दिखाने की आ रही है, तो इस सीरीज के अंदर स्पेसिफिकली डिजिटल फ्रंटियर ने पैंथर और लॉयंस को बनाने के लिए जापान के जूस को विजिट किया था, जिसके चलते उन्हें एनिमल एनाटॉमी और मूवमेंट का काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिल पाया। लेकिन यहाँ पर टाइगर से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है जो इसे एक और सिनेमैटिक टाइगर से जोड़ता है, और वो था लाइफ ऑफ पाई का रिचर्ड पार्कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ ऑफ पाई के अंदर एनिमेटर एरिक जैन दे ब्योर ने काम किया था, और उन्हीं के काम को देखते हुए यहाँ पर उन्हें इस मूवी के अंदर एक्चुअली हायर किया गया था, और उन्हीं के काम की वजह से यहाँ पर लाइफ ऑफ पाई को ऑस्कर्स भी मिला था, जिसके कारण यहाँ पर पैंथर्स और टाइगर को बनाने के लिए उन्हीं की सुपरविजन के अंडर काम किया गया। बाय द वे, शिबुया क्रॉसिंग को आर्टिफिशियली बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी लगी थी, और उन्हें सीजीआई में बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए कई सारे फुटेजेस की जरूरत पड़ी थी, जिसे जुटा पाना प्रोडक्शन के लिए बहुत मुश्किल था, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन के कई सारे मेंबर्स ने हैंड हेल्ड कैमरास का इस्तेमाल करके शिबुया क्रॉसिंग की रेड लाइट के समय स्क्रैम्बल्ड फुटेजेस बनाए थे, और उसी पर बेस करके इस पूरे के पूरे सेट को डिजाइन किया गया था। साओ ऊचिया, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर उसागी का कैरेक्टर प्ले किया था, इस सीरीज के अंदर दिखने वाले उनके सारे के सारे खतरनाक स्टंट्स अपेरेंटली उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए थे, जिसके लिए उन्होंने काफी कड़ी ट्रेनिंग ली थी। साथ ही साथ उन्होंने फाइट कोरियोग्राफी भी सीखी थी उनके कई सारे एक्शन और फाइट सीक्वेंसेस के लिए, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था। बात अगर की जाए इस सीरीज के रिसेप्शन की, तो इस सीरीज को ऑडियंस की तरफ से मोस्टली अप्रिसिएशन ही मिला है, जिन्होंने इसके सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक वायलेंस की काफी ज्यादा तारीफ की है। बट ओवर द टाइम लोगों के अंदर इस सीरीज के सेकेंड हाफ का क्रेज कम होने लगा। बट सीजन 2 के लॉन्च होने के साथ इन दोनों सीजन्स ने कंबाइंड 80 मिलियन वॉच आवर्स का वॉच टाइम नेटफ्लिक्स पर जनरेट किया है। बात अगर की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की, तो यहाँ पर 2021 में 3rd एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड्स के अंदर एलिस इन बॉर्डरलैंड को क्रिएटिव बियॉन्ड बॉर्डर्स का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इसे एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स के अंदर बेस्ट विजुअल और स्पेशल वीएफएक्स इन टीवी सीरीज और फीचर फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया। वहीं पर अगर आप इस सीरीज के सीजन 3 का अब तक इंतजार कर रहे हैं, तो शायद ये आपके लिए एक बहुत ही सैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से इस सीरीज की अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, और हो सकता है कि जिस तरह से पूरा का पूरा सीरीज खत्म हुआ है, आगे किसी सीजन को लाने की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। बट बावजूद इसके भी इसके स्पिन ऑफ और इसके सीक्वल पर भी काम किया जा सकता है, जिसे नेटफ्लिक्स ने अब तक अनाउंस नहीं किया है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस सीरीज के बारे में और क्या क्या मालूम है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही औसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।